ये जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ये चैप्टर को ध्यान में रखिएगा। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रजनन तंत्र से ध्यान रखिएगा कि मैं जो शब्द पढ़ाऊँगा ये एक तरीके से पढ़ाऊँगा, इसमें शब्द को तोड़-मरोड़ ज़्यादा नहीं करूँगा। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि सबको पढ़ना चाहिए और सबको ज्ञान रखना चाहिए इस चैप्टर से, लेकिन सम्मानपूर्वक। समझ गए? इसमें शब्द अशब्द का बात नहीं करना है। ये जो चैप्टर चल रहा है ये है 11वां चैप्टर एनसीईआरटी का चल रहा है। पहला है आपके सामने कि जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें प्रजनन की बात हो रही है और जंतु की बात हो रही है, जिसमें असत्य कथन कौन सी है ये बताना है। तो असत्य कथन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें विखंडन तथा बीजाणु निर्माण क्या है, कैसे रुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। समझ गए? क्योंकि बीजाणु निर्माण कैसे होगा, जंतु की बात हो रही है कि नहीं? विखंडन की कैसे बात होगी, यही असत्य कथन है। सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक, मतलब जंतु की बात हो रही है तो लैंगिक, ठीक है, प्रजनन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात सत्य है। पहला भी आप देख सकते हैं कि प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, समझते हैं। प्रजनन लैंगिक बोलते हैं अथवा या अलैंगिक हो सकते हैं। तो दोनों हो सकते हैं, लैंगिक भी हो सकते हैं, अलैंगिक भी हो सकते हैं। तो ये हम जान गए। अब इसका डिटेल थोड़ा जान लेते हैं, तो सुन लीजिए। शेष सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं, एक जो है असत्य था जो कि मैंने सी नंबर हटा दिया। विखंडन तथा बीजाणु निर्माण निम्न पादपों में अलैंगिक प्रजनन से संबंधित विधियां हैं। तो देखिए बीजाणु शब्द आए, विखंडन की बात आए, तो हम ये जानते हैं कि इसमें जो है पादप से संबंधित होगा। बीजाणु कहाँ होता है, पादप में, तो जंतु तो नहीं है, तो ये बात हमारा सी है, इसीलिए असत्य हो गया। अगर इसी जगह पे पादप होता जंतु की जगह पे, तो हमारा बीजाणु वाला सी नंबर वाला सही होता। ये क्लियर। आगे बात करते हैं, सहित सभी कशेरुकी जीवों में, मतलब जो जीव होते हैं सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो सभी जितने भी जीव जंतु हैं उसमें लैंगिक प्रजनन होते हैं। इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के क्या होते हैं, युग्म को के क्या होते हैं, निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन से नए जीवों का जन्म होता है। दूसरा प्रश्न है अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। तो अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। क्या होती है, पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। समझ गए? अब ये बात असत्य है कि सत्य है? असत्य है। देखिए अलैंगिक जनन के संबंध में अगर पादप है सही है, लेकिन पुष्पीय पादप में संपन्न होता है, ये कैसे बात सत्य है? नहीं। यहाँ पे चलिए हम जानते हैं डिटेल के साथ हम ऑप्शन भी क्लियर करते चलेंगे। तो असत्य कथन था भाई, तो पुष्पीय पादपों मतलब पुष्पीय पौधे, जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं, में जो है क्या होते हैं, पुमंग हैं, ठीक है। पुमंग व जयांग, पुमांग या जयांग नामक प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा पुष्पीय पादप में या एंजियोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं प्रजनन अंग के रूप में, तो आप बताइएगा जयांग और पुमांग, ठीक है। ये जान लीजिए क्या बोलते हैं, पुमंग। ऐसे मैं अगर शब्द बोलूँ आप उसे शुद्ध करके कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके माइंड में सेट रहेगा ये तरीका। आप सोचिए अगर मान लीजिए बकवास बातें करनी होती है तो हम लोग को कितनी बातें याद आती है, लेकिन अगर एक पढ़ाई वाली बातें करनी होती है तो ज़्यादा याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम बकवास बात को हम इंजॉय के साथ करते हैं। इसीलिए मैं शब्द बोल रहा हूँ तो उस शब्द को आप सुधार के मुझे कमेंट करिए कि मैंने कौन सा शब्द अशुद्ध बोला, उसे शुद्ध कीजिए, तो आपको कभी नहीं भूलिएगा, है ना। ये ध्यान रखिए, इसलिए मैं कभी कभी अशुद्ध बोलता हूँ, नहीं तो एडिट करने का जमाना एडिट कर देता, लेकिन जानबूझ के मैं छोड़ता हूँ, हर वीडियो में देखिएगा मेरा, है ना। चलिए इसलिए यहाँ पे और चलते हैं, जानकारी लेते हैं। इसलिए इनमें नए पादपों का जन्म लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। समझ गया, पादप में भी लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। अब देखिए ये है पुमंग या पुमग बोल सकते हैं, ठीक है, पुमंग।
में जो है परागणु या परागकणु, उमंग में परागकणु का निर्माण होता है, पोलिन ग्रेन का निर्माण होता है ना। जयांग में अगर बात करें, जयांग की बात करेंगे तो ये अंडाशय का निर्माण होता है। तो पुमांग में क्या होता है, परागकणु का निर्माण होता है, मतलब पोलिन ग्रेन का निर्माण होगा। और जयांग में अगर आ जाए तो आप बताइएगा अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं, अंडाणु बनाते हैं, अंडे बनाते हैं। परागकोश की अगर बात करें, एंथर कहिए इसे, ठीक है। तो परागकोश की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो परागकोश से परागकणु, तो परागकोश से परागकणु का जो है वर्तिकाग्र, क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। परागन कहलाता है, परागन कहलाता है, मतलब पॉलिनेशन कहलाता है। तीसरा प्रश्न क्या है, स्वपरागन क्या है, स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है। स्वपरागन मतलब स्वयं का, पॉलिनेशन की प्रक्रिया बताइए किन पुष्प में पाई जाएगी। एक लिंगीय होगा, ठीक है, व द्विलिंगीय, दोनों पुष्प में पाया जाता है। जब किसी पुष्प के पराग यहाँ पे कण की बात होगी, परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया ही स्वपरागन कहलाता है। मतलब ये सेल्फ क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब परागन कहिए, परागन कहिए, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, स्वपरागन कहलाएगा। समझ गए, मतलब कहलाती है। यह प्रक्रिया जो है एक लिंगीय व द्विलिंगीय दोनों प्रकार के पुष्पों में पाई जाती है। तो स्वपरागन की बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो ये एक लिंगीय और द्विलिंगीय दोनों में पुष्पों में पाया जाएगा। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है, तो वो कहलाएगी पर परागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पर परागन कहलाएगा। पर मतलब होता है क्रॉस और परागन माने होता है पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब ये स्वपरागन पढ़े, अब ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, जब एक पुष्प के क्या होते हैं, परागकण उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। समझ गए, क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। पर परागन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यही बात आपको ध्यान रखना होगा। पर परागन मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब एक दूसरे के मदद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं। स्वपरागन में क्या होता है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं काम कर लूंगा जी, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें भाई एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, स्वयं काम कर ही लेगा, तो किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पर परागन में किसी की तो मदद की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम से तो काम होगा ही, अन्यथा अकेले नहीं कर सकते। तो यही बात है, जैसे में वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, पक्षी जल आदि के माध्यम से जो है, पक्षी वाला जल भी है वो भी बोल सकते हैं, पक्षी बोल सकते हैं, हम जल बोल सकते हैं, इस सब की मदद से ही हो सकती है। तो पर परागन जो होते हैं किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है पर परागन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। पांचवा प्रश्न क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, क्या है, प्रवर्धन की प्रमुख विधियां है। तो प्रमुख विधियां क्या है, तो उपरोक्त में से सभी होंगे। तो कायिक प्रबंधन पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या है, अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक है, लैंगिक नहीं है, अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी प्रजनन अंग की सहायता के बिना पादप के कायिक अंगों से नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं।
जैसे में तना, जड़, पत्ती आदि आपके इसके एग्जाम्पल हैं। तो कायिक अंग में कौन-कौन आएँगे? तो कायिक अंग में आपका तना, जड़, पत्ती ये होगा। लेकिन इसमें प्रजनन अंग की सहायता के बिना किसी मतलब प्रजनन मान लीजिए देखिए, प्रजनन के माध्यम से ही होते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है कि कायिक जो प्रबंधन है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। बिना प्रजनन के ही जो है नए रूप में नए पादप उत्पन्न होते हैं, उसी को कहा गया है। समझ गए? तो ये तना, जड़, पत्ती जो है उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बात करें तो कृत्रिम रूप से कायिक प्रबंधन की मुख्य विधियां हैं कौन-कौन? कटाव, कटिंग जो होता है ये हमारा कायिक प्रबंधन है। कलम लगाना मतलब ग्राफ्टिंग करना, कलम लगाना तो ये भी हमारा कायिक प्रबंधन से संबंधित है। प्रतिकरण मतलब लेयरिंग जो जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है? वो भी सूक्ष्म प्रबंधन आदि होते हैं। छठे प्रश्न की अगर हम बात करें तो गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रबंधन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर बी कलम। कलम लगाना भी एक विधि है क्योंकि गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रबंधन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि अगर पूछे तो कलम को बता दीजिएगा। ठीक है? अब गुलाब हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आम हो गया आदि पादपों के कृत्रिम कायिक प्रबंधन के लिए कलम मतलब ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर गुलाब, सेब, नाशपाती और आम की अगर पादप की बात करें, पौधे की बात करें, जो कि कृत्रिम रूप से अगर मान लीजिए करना है, तो ये ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। ग्राफ्टिंग की विधि से कर सकते हैं हम लोग प्रयोग, ये बात है। केला हो गया, आर्किड, ठीक है? आर्किड अन्य सजावटीय जो पादप हैं, पौधे हैं, पेड़-पौधे हैं, ठीक है? के लिए सूक्ष्म प्रबंधन विधि तथा अंगूर, लीची, संतरा आदि के लिए प्रत्ययकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब लेयरीकरण बोलिए या लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अंगूर, लीची और संतरा के लिए। नीचे से, अंदर से, ज़मीन से ये बात हो रही है। लेकिन सूक्ष्म प्रबंधन में कौन-कौन ऑप्शन में आएगा तो बताइएगा केला हो गया, ऑर्किड हो गया, अन्य सजावटी जो भी पेड़-पौधे हो वो हो जाएगा। दूसरा कलम में कौन-सा आएगा? मतलब ग्राफ्टिंग में तो आप गुलाब लगा दीजिए, सेब लगा दिए, नाशपाती बता दिए, आम बता दिए, ये सब आएगा। और भी हैं जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जानकारी हम नई अकाडमी 2.0 एक जो चैनल लाया हूँ मैं, मेरा ही है, जिस पे अभी लाइब्रेरियन का कोर्स चल रहा है और एसएससी पेनाइकल का चल रहा है। उस पे भी मैं बेसिक रूप से बीपीएससी का जो है लाऊँगा। और इस पे जो है नलिनी अकाडमी पे जिस पे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो आपकी मदद से है और वो इस पे वन लाइनर मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाएँगे? तो वो कहलाएँगे जरायुज कहलाएँगे। ऐसे जीव जो गर्भाशय से विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं, जैसे मानव हो गए। तो देखिए, अंडा की जगह पे बच्चा देना, उसे हम कहते हैं जरायुज। तो इसे हम आप चाहें तो याद करने के लिए बीबी पर्स पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बीबी पर्स पढ़ सकते हैं, समझ गए? नहीं तो वाई-वी पर्स भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं वाई वी पर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और जो अंडा देते हैं उसे हम ओवी पर्स भी बोलते हैं, जो कि हम यहाँ पे नीचे देखेंगे। इन जीवों में अंडा का निषेचन मादा की क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपिनियन ट्यूब होता है गर्भाशय में, याद रखना है, उसमें होता है। तथा भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय में होता है। तो एक बात जान लीजिए, ये संबंधित तो हमारा वही है। तो ये कौन से ट्यूब में होता है? अंडाशय का अगर निषेचन की अगर बात करें, फर्टिलाइज़ेशन की बात करें, तो ये निषेचन जो है मादा में होता है। मादा की कौन से ट्यूब में? तो फैलोपिनियन ट्यूब में होता है। अब भ्रूण का अगर बोले, भ्रूण का विकास पूछे तो गर्भाशय में होता है। समझ गए? किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। क्लियर हो गए? इसके अगर विपरीत चले हम लोग तो अंडे देने वाली जीव की अगर बात करें तो अंडज अथवा अंडप्रसु बोलते हैं, जिसे हम ओवी पर्स भी बोलते हैं। ओवी पर्स मतलब ओवी पर्स बोलेंगे, ठीक है? अंडप्रसु बोले, अंडज पर्स बोले या ओवी पर्स बोले कहलाता है, जो अंडा देने वाला जीव होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे 8वां प्रश्न क्या है? तो वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं, मतलब स्त्री तथा पुरुष हों, जो कि प्रजनन
हेतु परिपक्व हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं, वो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं यौवन आरंभ। मतलब हमारी जो है बड़ा होने की कहने की मतलब है हम अडल्ट हो जाते हैं, तो यौवन आरंभ हो जाता है, अडल्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी पढ़ते हैं हम लोग, आयु की वह अवस्था जब पुरुष एवं स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन योग्य हो जाते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जो है उस योग्य हो जाते हैं। समझ गए? तो इसे आपको एक नॉलेज के रूप में ये शब्द को लेना है। उसी को हम कहते हैं यौवन आरंभ कहलाती है, मतलब अडल्ट जिसे हम कहते हैं, यौवन आरंभ शुरू हो जाता है। पुरुषों में अगर बात करें तो 13 से 16 वर्ष की आयु में, जबकि स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में यौवन आरंभ हो जाते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 13 से 16 अगर एज पूछे कि भाई ये बताइए कि किसमें होता है यौवन आरंभ की शुरुआत, तो पुरुष में होता है। अगर वही 10 से 13 वर्ष की अगर बात करेंगे तो ये होता है यौवन आरंभ महिलाओं में, स्त्रियों में शुरू हो जाता है। समझ गए? चलिए, देखिए जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हर इंसान को, सभी को पढ़ना चाहिए और ये सम्मानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बस इसमें ये है कि इस शब्द को उचित और शुद्ध शब्द में बात करनी चाहिए। ठीक है? ये बात है। तो कई लोग कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है बायोलॉजी के बारे में थोड़ा-सा शब्द के रूप में पढ़ाते हैं, इसलिए बायोलॉजी पढ़ने में और ये चैप्टर पढ़ने में लोग हिचकिचाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को इस चैनल पे, अपने चैनल पे ये शब्द जो है पढ़ाने आया हूँ, ये चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर हो सम्मानपूर्वक बोला जाए तो अच्छा लगता है और पढ़ने में भी आनंद आता है कि नहीं? और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि जीवन का आधार ही ये है, तो पढ़ना भी आवश्यक है कि नहीं? समझ रहे होंगे। तो इसमें बड़े और छोटे की बात नहीं है, इसमें है कि किस तरह से आप उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं और किस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। 9वें प्रश्न की अगर बात करेंगे तो नर जनन तंत्र की बात करेंगे। नर मतलब होता है पुरुष, तो नर जनन तंत्र में कौन सा अंग जो है शामिल नहीं है? तो कौन सा अंग शामिल नहीं होता है नर में, मतलब पुरुष में? बताइए कौन सा नहीं होता इस ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय नहीं होता है। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण क्या होता है? एक जोड़ी वृषण होता है, टेस्टिस कहते हैं, इसे टेस्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है? वृषण, अधिवृषण होते हैं, एपीडीडेमिस बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं, जिसे शुक्राणु भी बोल सकते हैं, सेमीमन वेशील बोलते हैं। शुक्राशय बोलिए, शुक्रवाहिनियाँ बोलिए। ठीक है? मूत्र मार्ग बोल सकते हैं, शिशन बोल सकते हैं, या प्रोस्टेट ग्रंथि आदि सम्मिलित होते हैं। और ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये नर जनन का तंत्र है, मतलब नर में होते हैं, अंडाशय नहीं होते। अंडाशय जिसे हम ओवरी बोलते हैं, वो मादा जनन तंत्र का भाग है, जहाँ अंडाणु, ठीक है, का निर्माण होता है। तो अंडाणु का निर्माण अगर आपसे लिखा रहे कि कहाँ होता है, तो मादा जनन में, स्त्रियों में होता है कि नहीं? अब याद रखिएगा, एस्ट्रोजेन की अगर बात करें तो एक हार्मोन से ही हम जानते हैं, एस्ट्रोजेन व प्रोजेस्टेरॉन पढ़े थे, तो एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन नामक क्या है, हार्मोन्स का स्राव होता है। और किस में होता है? ये महिलाओं में, मादा स्त्री में होता है, मतलब मादा जनन में होता है। तो ये अंडाशय की अगर बात करेगा तो हम महिलाओं को टिक लगाएंगे, मतलब मादा जनन को टिक लगाएंगे, और ऐसे नर को लगाएंगे। समझ गए? तो इस शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुक्र वाहिनियों की बात करेगा, शुक्राशय की बात करेगा, अधिवृषण की बात करेगा, या वृषण की बात करेगा, या मूत्र मार्ग की बात करेगा, या प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करेगा, मतलब ग्लैंड की बात करेगा, ये सब शामिल जो है नर जनन तंत्र में है। लेकिन अंडाशय की अगर बात करेगा तो हम बताएंगे ये मादा जनन में होता है। इस चैप्टर से सवाल जो है बनता है, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि शब्द का जो है पढ़ाने का जो है बायोलॉजी में थोड़ा सा शब्द को बढ़िया से नहीं प्रस्तुत हो पाता है, इसके कारण इन लोग नहीं पढ़ पाते हैं और घर पे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप घर पे भी सबके सामने पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये शब्द जो है हम शुद्ध रूप से और आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
कोई अशब्द शब्द नहीं यूज करेंगे जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत हो, है ना? तो ये शब्द ज़रूर पढ़िएगा और ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। 10वां प्रश्न क्या है कि निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है किस अंग में संपन्न होती है? तो ये अंड वाहिनियों में होती है। किसमें होती है? अंड वाहिनियों में होती है। अगर बात करें हम लोग जानकारी लेते हैं तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया, निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, है ना? तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अगर बात करें तो अंडा वाहिनियों में संपन्न होती है। और अंडा वाहिनी किसमें होता है, अंडाणु किसमें होता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वाहिनियों में, अंडा वाहिनियों में शुक्राणु मतलब में होता है, याद रखिए नर जनन में होता है। और अंडाणु की अगर बात करेंगे तो मादा में होता है। तो अंडा वाहिनी के अगर रूप में देखें तो शुक्राणु के रूप में देखा जाए तो ये हमारा नर में होगा। और अंडाणु की अगर बात करेंगे तो मादा में होगा, मादा मतलब महिला में, और शुक्राणु जो है पुरुष में होता है। इसका क्या होता है? इसके निषेचन से युग्म नज, ठीक है, क्या बोलते हैं, युग्म नज का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट भी बोल सकते हैं, जाइगोट भी बोला जाता है, इसका निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया में नर, याद रखिए निषेचन की क्रिया में नर जो है युग्मक का केवल केंद्रक, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग होता है। सोचिए नर युग्मक का अगर बात करें तो केवल एक केंद्रक है, समझ गए? निषेचन की क्रिया में अगर देखा जाए तो नर का केंद्रक है, सेंटर है, लेकिन संपूर्ण अगर क्रिया की अगर बात किया जाए या युग्म की बात किया जाए तो ये मादा का युग्म भाग होता है। 11वां प्रश्न क्या है? मादा जनन मतलब स्त्री जनन। पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। मतलब देखिए मानव का जनन जो है, पथ मतलब मार्ग को कहते हैं, में पहुंचने के पश्चात मानव का शुक्राणु जो है अपनी निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो वो 1 से 2 दिनों के लिए रखते हैं। तो ये 1 से 2 दिनों का रखा जाता है, समझ गए? 1 से 2 दिन मतलब जिसे शुक्राणु हम बोलते हैं, जिसे स्पर्म बोला जाता है। आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, इस शब्द को आप नॉलेज के रूप में लेंगे, क्योंकि ये इसका भी ज्ञान होना सबसे उत्तम माना जाता है। बस ये तरीका है कि आप किस तरीके से आप इस चीज़ को लेते हैं। आप समझो कि आज बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर के रूप में आप समझो कि आप सीख रहे हो, यही समझना है आपको, है ना? अच्छे वाले डॉक्टर। नर शुक्राणुओं जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, जो कि महिला मतलब पुरुष में होता है, को मादा जनन पथ, जो मादा का जो अंडा वाहिनी होता है, जिसे जनन पथ कहते हैं, स्त्रियों का जो अंडा होता है, अंडा वाहिनियों में पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 30 मिनट लगेगा, ठीक है। तो नर शुक्राणु को मादा का अंडा वाहिनी में पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, परंतु यह उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करता, तुरंत जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अंडा में, याद रखिएगा, बल्कि 48 से 72 घंटे तक मतलब 48 से लेकर 72 आवर्स तक इसकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है सुरक्षित रहती है, सेफ रहता है। इसी प्रकार अंडोत्सर्ग क्या है? अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु कोशिका लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन योग जो है बनी रहती है। तो 12 से 24 घंटे तक क्या होता है? निषेचन का जो है योग बना रहता है अंडाणु कोशिका में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। 12वां प्रश्न की अगर बात करें तो मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों तक का होता है? तो हम बताएंगे 280 दिनों का होता है, ठीक है। कितने दिनों का? 280 दिन मतलब 9 महीने का, 9 माह का कहते हैं, है ना। चलिए इसके डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे डिटेल देखिए, यहाँ पे बढ़िया से, तो देखिए मनुष्यों में सामान्यतः 280 दिन मतलब 9 महीने
का गर्भकाल होता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित क्या होता है, युग्म नज का तीव्र विकास होता है। क्या होता है, युग्म नज का तीव्र विकास होता है। इसमें पहले भ्रूण तथा बाद में एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। क्या होता है, एक पूर्ण विकसित और शिशु का निर्माण होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूणीय विकास कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रूणीय विकास कहलाती है। अब बात करते हैं 13वां प्रश्न है, रिलैक्सिन क्या है। रिलैक्सिन क्या है, तो ये हार्मोन्स है। रिलैक्सिन का मतलब ही होता है हार्मोन्स। रिलैक्सिन क्या है भाई, रिलैक्सिन एक हार्मोन्स है जो प्रसव के दौरान क्या होता है, प्लेसेंट क्या होता है, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित किया जाता है। द्वारा स्रावित होगा तो ये प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होगा। यह हार्मोन्स जो है स्त्रियों की क्या होता है, स्त्रियों की श्रेणी मेखला के मध्य स्थित होता है। मतलब जो स्त्रियों में जो श्रेणी रूप से है, क्रम रूप से है, उसमें जो एक मेखला जो जगह कहिए उसके मध्य स्थित होता है, जिसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में जो है शिथिलन क्या होता है, शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता करता है। एक उपास्थि होता है, मतलब जगह जो है स्थान रहता है, उस जगह पर एक शिथिलन होता है। शिथिलन उत्पन्न होने से के बाद क्या होता है, शिशु का जन्म में जो है मदद होता है। ठीक है, तो इसी के नाम से इस जगह जो या उपस्थिति जो है, जिसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, इसकी मदद से हमारा क्या होता है, शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ज़रूर देखेंगे, समझेंगे और अपने आप को समझना है कि आप एक डॉक्टर हैं आज के चैप्टर के हिसाब से। 14 प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है। वो कब स्पंदन करने लगता है, धड़कने लगता है, बताइए। तो हम बताएंगे विकास के चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह के बाद बच्चे का भी हृदय धड़कने लगता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे ने लात मारी, है ना। इस शब्द को सुने होंगे आप, है ना। कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बच्चे जो हैं लात मारता है, तभी अनुभव होता है कि बच्चे मेरे जीवित हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, है ना। चलिए, भ्रूणीय विकास के चतुर्थ सप्ताह में हृदय का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। तो हृदय का स्पंदन, हृदय दिल का धड़कना शुरू हो जाता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह की अगर बात करें, तीसरा से 8वां सप्ताह तक की अगर बात करेंगे तो तक की अवधि भ्रूण विकास काल कहलाती है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट पीरियड होता है, वो विकास होता है। इस अवधि में शरीर के अंगों का भी विकास आपका होना शुरू हो जाता है। 15वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 15वां प्रश्न सुनिए, कौन सी कला विकासशील भ्रूण की क्या होता है, शुष्कन से रक्षा करती है। तो कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, तो वो है एमिनियन कहलाता है। क्या कहलाता है, एमिनियन कहलाएगा। एमिनियन नामक कला अथवा झिल्ली, कला कहिए या झिल्ली कहिए, मेम्ब्रेन कहिए, ठीक है, का आवरण बना होता है। तो ये सच है कि अगर पूछेगा कि झिल्ली के मेम्ब्रेन के रूप में जो आवरण है, कवर है, उसका नाम बताइए, तो एमिनियन बताइएगा, एमिनियन बता देंगे। एमिनियन के भीतर अगर बात करेंगे तो एमिनियोटिक तरल, ठीक है, तरल मतलब पदार्थ, फ्यूल्ड जिसे कहते हैं, भरा होता है, जो भ्रूण की नमी प्रदान करती है, नमी प्रदान करती है या जीवन प्रदान भी करती है, ये भी बोल सकते हैं, उसमें जीता है। तथा बाह दबाव एवं धक्कों की वजह से, बाह दबाव हो या धक्कों से इसकी सुरक्षा करती है, मतलब बाहरी धक्का लगना, दबाव से बचाता है ना। कोरियन क्या है, कोरियन, कोरियन की अगर हम बात करेंगे तो भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य स्तर माना जाता है। कोरियन तथा एमियन मिलकर भ्रूण के चारों ओर एक आवरण, एनिमोटिक, ठीक है, मतलब एक आवरण, कवर कहिए, का निर्माण करती है। 16वां प्रश्न क्या है, सटोली
कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो सटोली कोशिकाएं जो है किस अंग में पाई जाती है? तो ये वृषण में पाई जाती है। और वृषण में पाई जाती है, सरटोली है, कोशिका होता है, शेल होता है। तो बताइए वृषण में पाया जाता है। अब वृषण किसमें? नर में कि मादा में? बताइए, ये कमेंट तो कर नहीं सकते आप। पुरुष की महिला में बताइएगा। शटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। इन्हें सहायक या नर्स कोशिका के नाम से जाना जाता है। सहायक कोशिका कहिए या नर्स कोशिकाएं कह सकते हैं, ये हम जानते हैं। ये कोशिकाएं जो हैं कुछ रासायनिक यौगिकों का स्रवण करती है। क्या करती है? एक रासायनिक केमिकल यौगिक का स्रवण करती है, आप जानते हैं, जो कि वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया में वृद्धि कर देती है। वृषण से क्या होता है कि शुक्राणु जो होते हैं उसके जनन की क्रिया में वृद्धि कर देती है। इन कोशिकाओं की खोज जो है 1862 में इटली के फिजियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे एरिक सटोली ने की थी, इसलिए इनको नाम सटोली कहा गया, सटोली कोशिका कहा गया, क्योंकि यही खोजे थे 1862 में, इसलिए इन्हें सटोली कोशिकाएं कहा जाता है। समझ गए ना? तो सटोली क्यों पड़ा? क्योंकि सटोली वैज्ञानिक के नाम पे किया गया था। 17वां प्रश्न क्या है, सुनिए। बीज के अंकुरन के लिए निम्न में से या निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? तो बीज के अंकुरन जो होते हैं, अंकुरन के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? तो वो है प्रकाश, लाइट जो है आवश्यक नहीं होते। अब सही बात, बीज का अंकुरन में प्रकाश की थोड़ी, नीचे पृथ्वी के नीचे थोड़ी पता चल रहा है कि नहीं? ऐसे समझिएगा। सामान्यतः बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता मतलब नमी की आवश्यकता, तापमान टेम्परेचर की आवश्यकता एवं ऑक्सीजन की तो जरूरत है, आवश्यक तत्व है। आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन आवश्यक तत्व है, ये हम जानते हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है बीज के लिए। बस इतना ही जान लीजिए। बीजों के अंकुरन के लिए लगभग 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान तथा वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और भी डिग्री में, तापमान में कितना? 25 से 30 डिग्री। ठीक है। अब वृद्धि के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। चूंकि अब यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि परिपक्व बीज अत्यंत शुष्क होते हैं, जो परिपक्व रूप से मतलब बड़े हो जाते हैं, जैसे परिपक्व मतलब अडल्ट जिसे कहते हैं ना, तो बड़े हो जाते हैं, अत्यंत शुष्क होते हैं और उनमें पुनः क्या होता है? चयापचय क्रिया प्रारंभ करने के लिए आर्द्रता तथा जल की आवश्यकता होती है। मतलब उनको ग्रोथ करने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए पृथ्वी से, उनके लिए आर्द्रता और जल की आवश्यकता तो होगी ही, नमी की आवश्यकता होगी। इसलिए धान की फसल लगाने से पूर्व उन्हें या उनके बीज को भिगो कर रखा जाता है। इसलिए जब धान लगाया जाता है ना, तो उससे पहले धान को भिगाया जाता है, क्योंकि आर्द्रता में रहे, नमी में रहे, है ना? समझ के होंगे। चलिए 18वां प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है, सुनिए। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, तो वो कहलाता है संकर बीज कहलाता है। संकर बीज क्या कौन कहलाता है? जो बीज प्रतिवर्ष बदल जाता है। अब इसकी बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना? कुछ कहलाते हैं संकर बीज अधिक उत्पादन तथा अधिक रोग प्रतिरोधक होते हैं। तो ये सवाल इतने नहीं पूछेंगे, इसलिए हमको लगता है इस पे आगे बढ़ते हैं। बस इतना जान लीजिए, स्पष्ट रूप से हम समझा देते हैं क्या। तो बीज जो है प्रतिवर्ष बदला जाता है, प्रतिवर्ष बदलता है, चेंज होता है। तो इस किसके अंतर्गत रखें, कौन से बीज के अंतर्गत रखेंगे? तो हम रखेंगे संकर बीज के अंतर्गत रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि प्रजातीय रूप से अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज बांटा जाता है, ये भी आप जान लीजिए। और इससे उत्पन्न जो होते हैं, जैसे इसके वंश हो गए, इसके खानदान कहिए, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 19वां प्रश्न अगर हम बात करें तो 19वां प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों हैं। 1 और 2 दोनों हैं, ये हम जानते हैं। पेड़ को और उसके तने को गाड़ दीजिए, इस तरफ से आप याद रखिएगा, कलम जैसा। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन की कलमबंद तकनीकी जो है उदैनिक एक तकनीकी है। ये सवाल ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे हम छोड़ देते हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये अलैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 20वां प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। 20वां प्रश्न क्या है कि पौधों में गुट्टी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु
किया जाता है? तो हम बताएँगे वनस्पति प्रसारण के लिए किया जाता है। अब वनस्पति से संबंधित है तो हम बात करते हैं, तो सुनिए, गुट्टी जो है जिसे एयर लेयरिंग बोला जाता है, गुट्टी उसी को बोला जाता है। गुट्टी, गुट्टी बोलेंगे जिसे हवा द्वारा जुड़ा हुआ है, वायु द्वारा जुड़ा हुआ है। तो एयर लेयरिंग जिसे कायिक प्रबंधन की विधि का एक उदाहरण माना जाता है गुट्टी को, समझ गए? इस विधि द्वारा क्या होता है कि विधि मतलब द्वारा गुट्टी का अर्थात मतलब होता है कि पौधे में एक प्रकार का जैविक जनन है। क्या है? जैविक जनन होता है, बायो जिसे हम बोलते हैं, जिसकी सहायता से मूल पौधों की कलम या बाड़ के नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो बाड़ जैसा एक पौधा होता है, उसका निर्माण किया जाता है या कलम रूप से किया जाता है। इस विधि में पौधे के ऊपरी मतलब वायवी ऊपरी भाग कहिए, हिस्सा कहिए, ठीक है? तने की शाखा छीलकर, ऊपरी वाली जो भाग है उसको छीलकर उसमें जड़ों को विकसित किया जाता है। आप बोले थे ना कलम जैसा एक डंडा को काटते हैं, बहुत सारे फूल हम ऐसे भी लगाते हैं, उसके डंडे को काट देते हैं, उसको छील देते हैं, कलम जैसा वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, जड़ उत्पन्न होता है, उससे बढ़ जाता है। पढ़े हैं। जिन्हें उपास्थानिक जड़ कहा जाता है। उपास्थानिक जड़ कहिए, वो कहीं भी किसी भी स्थान एक स्थान पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब उसे कबाड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं। उदाहरण में लीची का पेड़ आप देखिए, अनार का ले जाइए, संतरा ले जाइए, नींबू, ये सब का पेड़ भी आप लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए। इसकी बीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्रजनन तंत्र से क्लियर।